हेलो नमस्कार, आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईटी में आने वाले बायोलॉजी डोमेन के सिलेबस के बारे में और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैं कौन हूँ। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर हनी। तो मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था और मैंने इस बार भी पढ़ाऊंगी। और लास्ट ईयर से भी बहुत सारे बच्चों ने बायोलॉजी डोमेन में 100% स्कोर किया है। तो हमारे क्या अप्रोच रहेगा पढ़ाने में? हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए पूरी यूनिट वाइज जितना भी सिलेबस में पूछा जाता है वो सब, और उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से बेस्ड भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी में क्या आता है, देखिए 28 पहली बात, एनसीईटी में 7 पेपर होते हैं, उसमें से एक बायोलॉजी डोमेन भी होता है। बायोलॉजी डोमेन से 28 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 28 में से आपको 25 करने रहते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करने रहते हैं। आपको टाइम मिलता है 180 मिनट्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स जो रहते हैं 640 होते हैं। हर एक क्वेश्चन आप जब सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो आप इन सबको तो जानते ही होंगे, ये हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक है और हम इसी को ही फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का जो पेपर है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखा ही होगा आपने हमारी प्यारी बायोलॉजी। चलिए, तो आप अपनी तैयारी को और बेस्ट करने के लिए हमारे बैच से भी जुड़ सकते हैं, श्योर सिलेक्शन प्लस बैच। ठीक, इसमें हम बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की तैयारी कराते हैं। इस कोर्स के अंदर हमें क्या मिलेगा? इस कोर्स के अंदर हमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, और बाय चांस आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, फिर उसके बाद में हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, और फिर बाद में हम आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जो भी हम पढ़ाए रहेंगे तो आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आप उसको अच्छे से बाद में रिवाइज करिएगा। ठीक, फिर हम डाउट सेशन भी लेते रहेंगे। भाई आपको अब पढ़ रहे हैं तो डाउट तो होगा ही, तो उसके लिए भी आपको क्लियर करने के लिए डाउट सेशन भी दिए जाएंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, और इस बैच का ये प्राइस है, आप देख लीजिएगा। और आपको हमारी बैच से ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सीयूटी कॉन्सेप्ट सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप इसमें, और आपको कोई भी दिक्कत हो डाउनलोड करने में या कैसी भी, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, तो हमारा फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वन ऑफ द स्कोरिंग यूनिट्स में आता है ये रिप्रोडक्शन, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जिसे हम बोलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन से होने वाले, फर्टिलाइजेशन से होने वाले पहले की जितने भी इवेंट्स आते हैं हम वो उसमें पढ़ेंगे। चाहे वो हम पढ़ेंगे उसमें पॉलन ग्रेन कैसे बना, परागकण कैसे बना। ठीक है, परागकण कैसे बना, हमारी एग सेल कैसे बनी। ठीक है, तो ये सब हम इसी में डिस्कस करेंगे। स्टेमेन हो गया हमारा, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, जैसे कि पुंकेसर हो गया, परागकोश, परागकण, ये सब। ठीक, पॉलन ग्रेन, पिस्टल पढ़ेंगे हम, मेगास्पोरेंजियम पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर हमारे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, एग सेल बनती है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कौन सा? हमारा पॉलन ग्रेन, परागकण। ठीक है, उसका डेवलपमेंट देखेंगे भाई कैसे बना वो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। भाई फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना, उसके अंदर एग सेल कैसे बनी, तो वो सभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? परागकण। ठीक है, परागण, सॉरी। इसके टाइप्स हम देखेंगे भाई किस किस टाइप से होता है। भाई कोई इंसेक्ट लेके जा रहा है पॉलन ग्रेन को, भाई हवा से जा रहा है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, एजेंट्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किसमें होते। ठीक, आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ेंगे, भाई ऐसे डिवाइस जिससे हम आउटब्रीडिंग करा सके। ठीक, पॉलन पिस्टल के इंट्रैक्शंस को हम पढ़ेंगे। भाई अब पिस्टल ये चाहेगी कि मुझे मेरा मनचाहा पॉलन ग्रेन मिले, तो वो भी इंट्रैक्शंस हम देखेंगे किस तरीके से वो करती है कि मुझे ये पॉलन ग्रेन चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको रिजेक्ट करना है, इसको मुझे एक्सेप्ट करना है, वो सब हम देखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे, ये सब। इस डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक मेल गैमेट एग सेल से
एक मेल गेमेट एग सेल से जब फ्यूज होती है तो एक फर्टिलाइजेशन वो होता है, और एक वो होता है जो एंडोस्पर्म बनता है। ठीक, आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे। अब निषेचन तो हो गया, ठीक है, निषेचन के बाद जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म तो बन गया, अब उसका डेवलपमेंट देखेंगे। हमारा जाइगोट बन गया, जाइगोट का डेवलपमेंट देखेंगे। एम्ब्रियो कैसे बना हमारा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, अब जो सीड्स हम मतलब फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर बीज मिलते हैं हमें, तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और वो कैसे आगे चल के नए प्लांट बनाता है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। फ्रूट कैसे बना उसके बारे में देखेंगे। एंड पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी हम देखेंगे, ठीक है। और सिग्निफिकेंस ऑफ सीड इन द एंजियोस्पर्म, एपोमिक्सिस हम पढ़ेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुत सारे जब एम्ब्रियो बन जाते हैं ऐसी कंडीशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, भाई सिग्निफिकेंस, बीज जो है वो हमारे लिए किस तरीके से सिग्निफिकेंस रखता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए नर युग्मोद्भेद पढ़ेंगे, पर परागण पढ़ेंगे, भ्रूण के विकास वगैरह, बीज एवं फल का विकास पढ़ेंगे, ठीक है। अनिषेच फलन पढ़ेंगे, आवर्त बीजों में बीज का महत्व देखेंगे, भाई बीज हमारे लिए क्यों महत्व है वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे, बहुभ्रूणता या फिर अगुण भ्रूण जनन, ठीक है। तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं इस चैप्टर से हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होने वाला जो प्लांट होता है उसका कैसा कौन सा फीचर नहीं है। इन सब ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ऐसा कौन सा फीचर है, तो वो देखते हैं हम। लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलिन ग्रेन्स, क्या अगर लाइट और नॉन स्टिकी पॉलिन ग्रेन्स होंगे तो क्या वो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड हो जाएंगे, यानी कि इंसेक्ट उसको ले जाएगा पॉलिन ग्रेन को। बताइए, देखिए लाइट हुआ ये तो अच्छी बात है भाई, इंसेक्ट के लिए अच्छा रहेगा कि भाई कम कम वजन रहे, ठीक है। लेकिन इसमें बोला नॉन स्टिकी, अगर स्टिकी ही नहीं होगा तो वो इंसेक्ट पर कैसे चिपक जाएगा और इंसेक्ट उसको कैसे पिस्टल तक ले जाएगा। तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है, कौन सा फीचर नहीं है। तो हमसे यही पूछा गया था, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो ऑप्शंस हमको सारे पढ़ने हैं, सभी ऑप्शंस को हमें पढ़ने हैं। हम क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे, हमारा क्वेश्चन करने का मेथड ये रहेगा कि भाई हमको सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, एटलीस्ट जब पढ़ते वक्त हमको सिर्फ आंसर नहीं निकालने पे फोकस करना है, हमें बाकी बचे हुए ऑप्शंस भी देखने हैं, भाई ये क्यों गलत हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देख करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, फ्लावर्स आर लार्ज एंड कलरफुल। फ्लावर्स हमारे बड़े और कलरफुल होंगे। तो हाँ, अगर कलरफुल हुए तो इंसेक्ट तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। जब अट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा उद्देश्य यही था कि इंसेक्ट अच्छे से अट्रैक्ट हो जाए, हमारा उद्देश्य यही था, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ नेक्टर। नेक्टर अगर एब्सेंट हुआ, देखो अगर नेक्टर हमारा प्रेजेंट हुआ, मकरंद की उपस्थिति हुई, तो हमारा इंसेक्ट भाई लालच से आएगा। अब उसको लालच नहीं दोगे तो वो क्यों आएगा, तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि हमसे पूछा गया है नॉट अ फीचर, ठीक है, ये तो फीचर हुआ, ठीक। फ्लावर विथ फ्रेग्रेंस, भाई फ्लावर के पास खुशबू नहीं होगी, फ्रेग्रेंस नहीं होगी, तो कैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। हम लोग भी हैं, हम लोग भी तो फूल के पास कैसे इंटरेक्ट होते हैं, भाई खुशबू अच्छी आ रही है, वो फूल कितना प्यारा लग रहा है, वो देखने में कितना कलरफुल है, हम इसी वजह से तो अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से हमारा नॉट अ फीचर, ये फीचर नहीं है, वो सॉरी ये फीचर है, देखिए हमसे पूछा गया कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म मतलब आवर्त बीजी पौधे, यानी कि जिनके बीज के चारों तरफ फल पाया जाता है, ठीक है। आप देखिए फल पाया जाता है ऐसे पौधों में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद की जो घटना होती है उसके रेफरेंस में कौन कौन सी बातें हमारी क्या है, इसने बोला एप्रोप्रिएट यानी कि सही है, ठीक है। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इनर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू द टेगमेंट, बीजांड का आंतरिक अध्यावरण टेगमेंट में विकसित हो जाता है। देखिए जब हम सीड का ओव्यूल का डेवलपमेंट देखेंगे, सीड डेवलपमेंट देखेंगे, ओव्यूल आगे कैसे डेवलप करता है वो सब चीजें पढ़ेंगे, तो उस टाइम हम उसको क्लियर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से भाई कैसे क्या डेवलप होता है। तो ओव्यूल का जो इनर इंटेगुमेंट होते हैं, दो इंटेगुमेंट होते हैं ओव्यूल के चारों तरफ, कैसे होते हैं,
एक तो इनर इंटेग्यूमेंट होता है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, ठीक है। बाहरी आवरण होता है और आंतरिक आवरण होता है। तो आंतरिक आवरण जो होता है वो हमारे टेगमेन में कन्वर्ट होता है। हाँ भाई, ये वाली बात सही है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही आता है। भाई फर्टिलाइजेशन हो गया तभी तो बीज बना होगा, ओव्यूल बना, ओव्यूल के अंदर हमारा जाइगोट बना होगा, एम्ब्रियो बना होगा, ठीक है, तभी हमारा सीड बनता है। हाँ, तो ओव्यूल हमारा टेगमेन में कन्वर्ट हो गया, ये वाली बात सही है, ठीक। ओवरी वॉल फॉर्म्स पेरिकार्प, क्या ओवरी वॉल पेरिकार्प बन जाती है? हाँ भाई, ओवरी पेरिकार्प बन जाती है, जो हम खाते हैं ना, खाते हैं ओवरी की वॉल, जो हम पेरिकार्प छील के खा लेते हैं, ठीक है, वही पेरिकार्प बना लेगी, ये वाली बात भी ठीक है। ओव्यूल फॉर्म्स फ्रूट, नहीं भाई ये तो महागलत चीज है। ओव्यूल जो होता है, बीजांड जो होता है, वो बीज बनता है, ना कि हमारा फल, ठीक है। तो फल कैसे बनता है? हमारा ओवरी से बनता है, ना कि ओव्यूल से। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। तो ये वाली बात गलत है, ठीक। चलिए, जाइगोट फॉर्म्स एंडोस्पर्म, के जाइगोट एंडोस्पर्म बनाता है, ये वाली बात भी महागलत है। क्यों? देखिए, ये वाली बात कैसे गलत हुई? क्योंकि जाइगोट जो होता है, जाइगोट आगे चल के डेवलपमेंट करता है, डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से फर्दर वो जाकर के क्या बनता है? एंडोस्पर्म तो नहीं बनता, ठीक है। तो ये वाली बात भी हमारी गलत हुई। ये वाली बात भी हमारी गलत हुई। आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू टेस्टा, क्या हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट जो होता है वो ओव्यूल का टेस्टा बनाता है? हाँ, ये वाली बात सही हुई। ये टेस्टा और टेगमेन, ये मैं समझना क्या चीज है, ये हमारी जो बीज होता है, सीड होता है, उसकी कवरिंग है, ठीक है। तो ये चीजें बनती है। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ए, बी और ई। हमारा ए, बी और ई सही है, ए, बी, ई, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने रहते हैं। इतने सारे स्टेटमेंट दिए, सबको पहले अच्छे से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए, तो हमारा सेकंड चैप्टर है, हमारी बायोलॉजी के 13 चैप्टर में से दूसरा चैप्टर हम देखने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या है देखते हैं। देखिए, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। भाई मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखाई देता है, उसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कैसे स्पर्म बनते हैं, वो सब हम देखेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे, भाई जो यूट्रस है, ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर की जो भी एनाटॉमी है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस यानी कि क्या होता है, हमारा युग्मक जननन होता है, यानी कि हमारे शुक्र जनन और अंड जनन, यानी कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, कैसा भाई हमारा स्पर्म बनता है, कैसा हमारा ओवम बनता है, ओवम बोलो, ओवा बोलो, एग सेल बोलो, ठीक है। तो ये सब हमारे कैसे बनते हैं वो सब चीज देखेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। भाई लड़कियों को जो पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उसकी साइकिल कैसी होती है, भाई कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो सब किस वजह से होते हैं वो सब हम देखेंगे। भाई बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं। तो फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे, भाई उनका क्या हो गया, एक्सेल और हमारा मेल गैमेट, स्पर्म एंड एक्सेल, जो ओवम और स्पर्म जो होते हैं वो फ्यूज होंगे, तो उसकी प्रक्रिया देखेंगे, भाई कैसे फ्यूज होता है, किस प्रोसेस से होता है, वो सब चीजें हम एक एक चीज डिटेल से देखेंगे। भाई एनिमेशन नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, डायग्राम से देखेंगे बहुत अच्छे से हम। चलिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखेंगे। भाई फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया, हमारा जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट से हमारा डेवलप हुआ एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से डेवलप होके बच्चा बना, वो कैसे डेवलप होता है वो सब चीजें भी हम देखेंगे इसी में। चलिए, अप टू द ब्लास्टोसिस, हाँ भाई जो एक ब्लास्टोसिस एक कंडीशन, एक स्टेज होती है जब एम्ब्रियो डेवलप कर करके जो बनता है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे बना। फिर उसके बाद में इम्प्लांटेशन देखेंगे। भाई इम्प्लांटेशन यानी कि क्या, जो हमारा जाइगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप हुआ ना, तो वो सब कैसे इम्प्लांट होते हैं हमारे यूट्रस की वॉल में, तो वो भी हम देखेंगे, यूट्रस की वॉल में कैसे इम्प्लांट होता है, कैसे धंसता है, वो सब चीजें देखेंगे। फिर आफ्टर ऑल हम प्रेगनेंसी देखेंगे, जो 9th मंथ की प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। भाई इस दौरान कैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, बच्चे कैसे मूवमेंट करता है, उसकी आंखें कैसी बनती है, उसकी नाक कैसी बनती है, ठीक है, उसका दिल कैसे बनता है, तो वो सब चीजें, और किस किस मंथ में ये सब चीजें बनती है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि वही बात हो, और फिर प्लेसेंटा देखेंगे। भाई प्लेसेंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा की वजह से ही बच्चा, भाई बच्चे को ऑक्सीजन मिल पाती है, वो जिंदा रह पाता है, वही वो खा पाता है, तो वही हम देखेंगे। भाई प्लेसेंटा ऐसा क्या करता है, किस प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सब हम देखेंगे। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
आप पार्चुरेशन देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से बेबी बाहर आता है, ठीक है, उस प्रक्रिया को देखेंगे, उस दौरान कैसे कैसे हार्मोन वर्क करते हैं बच्चे के अंदर, मम्मी के अंदर, ठीक है। तो और फिर बाद में हम देखेंगे लैक्टेशन। आफ्टर जैसे बच्चा बाहर आ गया, अब उसको भाई उसको भूख लगेगी, वो रोएगा, हाँ, तो उसको क्या होता है, उसको मिल्क दिया जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर की बॉडी से जो आता है, तो वो सब चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लैक्टेशन हम बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए, तो क्या क्या देखेंगे, नर जननन और मादा जनन तंत्र, वृषण देखेंगे, अंडाशय की सूक्ष्म संरचना देखेंगे, ठीक है, उसके युग्मक जनन देखेंगे, शुक्र जनन, अंड जननन देखेंगे, है ना, और निषेचन देखेंगे, युग्म जनन देखेंगे, और ब्लास्टुला देखेंगे, ब्लास्टुला अवस्था तक देखेंगे, भ्रूण का विकास देखेंगे, उसका आरोपण कैसे हुआ, गर्भावस्था कैसी होती है, पूरे 9 मंथ की ड्यूरेशन में क्या क्या होता है वो सब देखेंगे, भ्रूणीय विकास देखेंगे, अपरा देखेंगे, अपरा यानी कि प्लेसेंटा, प्रसव देखेंगे, भाई प्रसव के दौरान क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और दुग्ध स्राव देखेंगे, भाई मिल्क फॉर्मेशन कैसे होती है, उस दौरान कौन से हार्मोन काम करते हैं, ठीक है। देखो कितना सारा हार्मोन का काम है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, हमको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट हम पढ़ते जाएंगे, उसके बारे में जो भी हमको सही लगेगा वो आंसर करेंगे, ठीक है। तो पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या ट्रिक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को ऊपर देखिए, पूछ क्या रहा है, वो करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट लगा हुआ है, तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत गलतियां होती हैं। तो अगर उसने पूछा है कि करेक्ट है तो करेक्ट पे मार्क करो, अगर उसने पूछा है इनकरेक्ट है तब भी मार्क करो, ताकि आपके माइंड में रहे कि हाँ भाई हमसे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। इट इज कंपोज्ड ऑफ हेड, थोरेक्स, नेक एंड टेल। क्या स्पर्म के पास हेड होता है, थोरेक्स होता है, नेक होता है और हमारा टेल होता है? नहीं। क्या क्या होता है, देखिए, स्पर्म है ये, अरे बहुत गंदा बना है चलिए, ये स्पर्म है, इसका मिडिल पीस है, डायग्राम पर नहीं जाना, अच्छा बनाते हैं, अरे टेल, चलिए, ये है। तो स्पर्म का हेड होता है, नेक होती है उसके पास, मिडिल पीस होता है जहां पे हमारे स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्पर्म क्या हुआ है, फड़ीक से दौड़ते हुए जाए, ठीक है, एग सेल के पास, ठीक। फिर टेल होती है हमारे पास, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होती है, थोरेक्स थोड़ी होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ठीक। द नेक रीजन कंटेन अ लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, नेक के पास नहीं होते, किसके पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे, वो होते हैं मिडिल पीस के पास। तो ये वाली बात भी गलत है भाई, इतनी गलत बात क्यों बोल रहे हो, है ना। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, टेल के मूवमेंट के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अभी मैंने कुछ सेकंड पहले यही वाली बात बताई थी, माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात हम जानते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी किसको प्रोवाइड करे, वो टेल को प्रोवाइड करे, जिससे कि क्या होती है, उसका मूवमेंट होता है, वो बहुत तेजी से दौड़ करके एग सेल के पास जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। टेल फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, जो टेल है वो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, हाँ भाई मोटिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि उसको माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है, ठीक। और वो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है, हाँ भाई इतनी सारी रेस होती है, सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है, ठीक है, तो वो तो जरूरी ही होगा ना भाई, उसको रेस के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो जरूरी है ना। चलिए, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है, तो सी और डी, सी और डी ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजों पर हमें ध्यान देना है, हाँ, इसे हम हटा देते हैं। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाली बात ध्यान रखनी है कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ह्यूमन फीमेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल ऑफ oocyte। मतलब ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया, ये पूछा गया oogenesis से क्वेश्चन, ठीक है, oogenesis से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारी जो लड़कियां जो होती हैं, ह्यूमन फीमेल एम्ब्रियो जो होता है, जब वो मम्मी के पेट में होती है, मतलब कि यूट्रस के अंदर डेवलप हो रही होती है, तो उसी दौरान उनका oogenesis स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम अंड जनन भी बोलते हैं। तो oogenesis
oogenesis जो है वो कब टाइम हो जाता है? स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेट, स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेट। जब वो मम्मा की यूट्रस में डेवलप कर रही होती है, उसी दौरान जो बच्ची होती है, या फिर फीमेल यूट्रस भी बोल सकते हैं, वो जब मम्मी की यूट्रस में डेवलप हो रही होती है, उसी दौरान oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब oogenesis क्या होता है भाई? oogenesis का भी अलग केस है। स्टार्ट हुई भाई, फिर रुक गई, स्टार्ट हुई फिर रुक गई, फिर से वो स्टार्ट हुई फिर रुक गई, ऐसा रहता है उसका। ठीक है, तो हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेट में क्या होता है। oogenesis में जो हमारे उगोनिया बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, फिर बच्ची बड़ी हुई, उसके बाद में वो क्या हुई, उसका बर्थ हुआ। ठीक है, बर्थ होने के बाद में बर्थ होने से पहले ही उसका मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुका होता है। मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, लेकिन वो रुक जाता है प्रोफेज 1 में। मैंने बोला था ना, इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, रुक जाता है, स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है। तो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होती है भाई, उसको डिवाइड करना है, मियोसिस करनी है भाई, उसको जल्दी से वो डिवाइड कर ली। जैसे लड़कियां नहीं होती हैं, वो बहुत जल्दी, बहुत पहले ही, जैसे एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम के बहुत पहले से तैयारी करना शुरू कर देती हैं, तो वैसे ही वही वाली बात है। वो क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेट में ही तैयारी करना शुरू कर देती है ओवम बनाने की। लेकिन लड़के क्या होते हैं, वो लड़के क्या करते हैं, एकदम कल ही एग्जाम ना हो तब तक तैयारी ही नहीं स्टार्ट करते, बहुत से होते हैं ऐसे लड़के। ठीक है, तो मतलब वैसे ही है हमारा oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के केस। ठीक है, तो oogenesis क्या होती है, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेट में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब मियोसिस 1 हुई भाई, करी उसने मियोसिस स्टार्ट करा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, प्रोफेज 1 में ऐसा क्या हुआ, वो अटक गया भाई, हम नहीं करेंगे, अब प्रोफेज 1 में ही वो अरेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्या हुई, उसकी बर्थ हो गई, बच्ची ने जन्म ले लिया। बर्थ होने के बाद ये प्रोफेज 1 ऐसे ही चलता रहा प्यूबर्टी तक ऐसे ही चलता रहा। अब जो अरेस्ट हुई थी प्रोफेज 1 में, उसने क्या हुआ, प्यूबर्टी में आकर के वो क्या होने लगी, वो हमारी फिर से स्टार्ट हुई। अब प्रोफेज 1 हुआ, मेटाफेज हुआ, टेलोफेज, एनाफेज सब होने के बाद में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई और ये मियोसिस 2 में गई। फिर से ये मियोसिस 2 करने लगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट होती है और मियोसिस 2 होती है, तभी तो बनता है ना, 2 सेल बनती है, फिर 2 से 4 बनती हैं। तो पहले 2 सेल बन गई, एक प्राइमरी ओसाइट बन गया और एक हमारे ओवम हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, मियोसिस 2 स्टार्ट हुई हमारी, मियोसिस 2 करी भाई, करी, लेकिन ये फिर से रुक गई। ये कहाँ रुक गई, इस बार मेटाफेज 2 में रुक गई, मेटाफेज 2 में रुक गई। तो क्या होता है, देखो, जब मम्मा के पेट में होता है फीमेल एम्ब्रियो, तो उसी दौरान हमारी oogenesis शुरू हो जाती है। oogenesis शुरू होने के बाद में उसने क्या करा, मियोसिस 1 किया, लेकिन मियोसिस 1 सक्सेसफुली नहीं हो पाया। उस दौरान क्या हो गया, प्रोफेज 1 में ही हमारा अरेस्ट हो गया। ठीक है, अरेस्ट होने की वजह से वो वहीं पे ऐसे अटका रहा, भाई कब मेरा मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, कब होगा कंप्लीट, वो इंतजार करता रहा, बर्थ हो गया भाई, फिर भी नहीं हुआ। फिर प्यूबर्टी में क्या होता है, मियोसिस प्यूबर्टी जैसे ही आती है, जब उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह दिखने लगते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और देन उसके बाद में मियोसिस 2 स्टार्ट होती है, लेकिन वो फिर से रुक जाती है। किस में रुक जाती है, वो इस बार मेटाफेज 2 में रुक जाती है। तो ये होता है, रुक कर चल रही होती है हमारी oogenesis। ठीक है, बेचारी इंतजार करती रहती है। अब ये जो हमारी मियोसिस 2 जो है, वो कहाँ कंप्लीट होती है, मियोसिस 2 हमारी कंप्लीट होती है जब स्पर्म की एंट्री होती है, उसका हीरो आता है तब। ठीक है, इसको भी हम स्टोरी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इंतजार करती है बेचारी, भाई मेरा मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, मेरा स्पर्म कब आएगा, मेरा प्यारा कब आएगा। ठीक है, तो तभी कंप्लीट होती है। चलिए, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इतना सारा पढ़ लिए oogenesis यहीं पे। चलिए, कोई नहीं। इन ह्यूमन फीमेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ द स्टेज ऑफ सेल साइकिल ऑफ oocyte इज, मतलब कि अंडाणु के कोशिका चक्र की अवस्था है मादाओं में जन्म के समय क्या होती है, जो oocyte होती है वो किस स्टेज में रुक जाती है, तो वो किस स्टेज में रुक जाती है, जन्म से पहले की बात कर रहा, प्यूबर्टी की बात नहीं कर रहा, तो वो प्रोफेज 1 में। तो आंसर क्या होगा हमारा, प्रोफेज 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब तो चैप्टर आ गया। चलिए, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जननन स्वास्थ्य, इसमें हम क्या पढ़ेंगे,
प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे, एमनियोसेंटेसिस पढ़ेंगे। मतलब इसमें क्या है भाई, हम किस तरीके से स्वस्थ हैं, तो वो सब चीजें पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिवली हम स्वस्थ हैं या नहीं है, वो सब चीजें देखेंगे हम इसमें। प्रॉब्लम स्ट्रेटेजीज देखेंगे, एमनियोसेंटेसिस देखेंगे। एमनियोसेंटेसिस पता है क्या है? इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके जो बेबी डेवलप कर रहा होता है उसमें एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी का जो सेल होता है ना उसको निकाल लिया जाता है। फिर उस सेल को निकालने के बाद उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनको अच्छे से स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये इस एमनियोसेंटेसिस में होता है। तो इससे क्या होता है, अब देखिए हम उसमें से क्रोमोसोम निकालेंगे, पूरा सेल निकाल लिया, क्रोमोसोम को अच्छे से देखेंगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि भाई लड़का हुआ है या लड़की, क्योंकि एक्स हुआ तो लड़का, वो सॉरी लड़की, और XY हुआ तो लड़का। तो हम इससे ये भी पहचान सकते हैं, सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस से, और देखिए हमने क्रोमोसोम निकाल लिया तो हम और भी जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस बहुत अच्छी चीज है भाई, इससे पता चल जाता है, पहले ही पता चल जाता है बच्चे के जन्म से पहले कि उसको क्या रोग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो ये हमारे इंडिया में क्या है, इलीगल है। क्या पता करना कि लड़का हुआ लड़की, और आप अच्छे से जानते हैं ये क्यों इलीगल है, क्योंकि लड़का होगा तो भाई इसको जन्म दिया जाएगा, भाई अच्छे से रखा जाएगा। लेकिन लड़की जब पता चल गई कि फैमिली वालों को कि लड़की हो रही है, तो वो क्या कर देते हैं, उसको आप जानते ही हैं, उसको नहीं जन्म लेने देते हैं। तो इस वजह से ये हमारा इलीगल है सेक्स पता करना हमारे इंडिया में, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल हम देखेंगे। बर्थ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई। अब देखिए किसी कपल के पास 6-7 बच्चे हैं, अब वो चाहते हैं भाई बच्चा नहीं करना, तो वो बर्थ को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो सभी हम मेथड्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। वेरियस मेथड्स पढ़ेंगे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वही कि बर्थ को रोकना, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, है ना, मेडिकली। चलिए, तो इसको कैसे हटाऊं, अरे यार, मैम 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 इधर आइए। ये ना, ये पता नहीं कैसा आ गया, हट नहीं रहा है। वहाँ से हटाइए, वो जो ग्रीन दिख रहा है वहाँ से। वो तो बंद हो जाएगा ना उससे, और अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसको है ना कटे जाएगा ना ये तो। ग्रीन दिख रहा है ना, वहाँ से कट कीजिए उसको। कौन सा ग्रीन? ये इधर 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 हम्म? यहाँ 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 ग्रीन इधर। ये हाँ। तो और आ गया। ये कट जाएगा ना, ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से फिर से। हाँ, तो हम कहाँ थे, हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम MTP पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हम देखेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी क्या होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी काफ़ी इन्फेक्शंस फैल सकते हैं किसी भी पार्टनर से, ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी का केस देखेंगे भाई, प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, भाई कैसे होती है ये सब इनफर्टिलिटी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि मतलब उनको वो होते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। और साथ ही में वो जैसे कि बेबी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उनको बेबी प्रोवाइड करें, किस तरीके से हम स्पर्म का और ओवम का क्या कर सकते हैं, फ्यूजन करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है भाई, बेबी नहीं चाहते थे तो उसमें हम ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे कि बेबी ना हो, और इसमें हम ऐसे टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे कि भाई हम उसको बेबी करना है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ कुछ कपल्स में प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आफ्टर कंसीव करने के बाद भी नहीं कर पाते, तो हम पढ़ेंगे इसमें IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जिफ्ट पढ़ेंगे यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। गिफ्ट पढ़ेंगे हम इसमें, गैमेट इंट्राफैलोपियन
ट्रांसफर, और हम XC पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे IUI, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे भाई कैसे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, मतलब एक कपल है वो चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक, एज अ मेल पार्टनर, क्योंकि वो उसमें क्या है, कपल्स में मेल में दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मेल हैज द लो स्पर्म काउंट, मेल के पास जो स्पर्म है वो कम मात्रा में। भाई एक तो स्पर्म इतने इतने सारे स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म को पहुंचाना है, और उसमें भी स्पर्म इतने कम है, तो इससे क्या होगा, चांस कम हो जाएंगे स्पर्म का पहुंचने तक, क्योंकि जब वो ड्यूरिंग द रेस, जब रेस होती है तो उस दौरान क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म है ना बीच में ही मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि भाई हमारे जो यूट्रस है, फीमेल्स का जो यूट्रस है, उसमें बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो उनको मार देती हैं। तो भाई इतने, पहली बात तो स्पर्म इतने कम होंगे तो हमारी फर्टिलाइजेशन करने की चीजें, मतलब फर्टिलाइजेशन का चांस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनफर्टिलिटी कॉज्ड बाय दिस कंडीशन, इस कंडीशन की वजह से जो इनफर्टिलिटी आ रही है, वो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे किस ट्रीटेड यूजिंग, मतलब हम किस मेथड को करके हम उसको बच्चा प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है, मतलब एक तरीके से उपचार करें, ठीक है। तो कैसा उपचार, या तो जिफ्ट कर लें, AI कर लें, गिफ्ट कर लें, या फिर IUT कर लें। तो इसमें क्या होता है, जब लो स्पर्म काउंट होता है, जब स्पर्म काउंट लो होता है तो उस दौरान हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, हम डायरेक्टली आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि खुद से हम स्पर्म्स को क्या करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दें, तो ये होती है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो किस केस में कराई जाती है, जब हमारा जो मेल पार्टनर होता है उसके पास स्पर्म काउंट कम होते हैं, ठीक। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है, ठीक है। अब क्या होता है लिस्ट वाले, अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें लिस्ट वगैरह दे रखी होती है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसा करते हैं, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको इसमें से कुछ भी आता हो, मान के चलो मुझे बहुत अच्छे से आता है भाई, बैरियर मेथड्स मैंने पढ़े थे, इसके एग्जाम्पल भी मुझे याद है, तो मैं सबसे पहले इसको मैच कराऊंगी। तो बैरियर मेथड में हमारा क्या आता है, इसमें से क्या आएगा, ये देखो, ये तो एक डिसीज है भाई, ये नहीं होगा। एमनियोसेंटेसिस तो भाई ये कुछ और ही है, ये तो अलग ही चीज है, मैंने अभी बताई थी। क्वाइटस इंटरप्टस, ये तो नेचुरल मेथड्स में आता है। तो हमारा बैरियर मेथड जो है वो ये होगा, क्योंकि मैंने तो याद किया था, ठीक है। अब सी का फर्स्ट देखते हैं, सी का फर्स्ट किसमें है, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैच द फॉलोइंग में अपना टाइम बचा सकते हैं। हमें जो अच्छे से आता हो हम सिर्फ वही उसी को ही मैच कराएंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हमने क्या करा, हम जब पढ़ेंगे, जब पढ़ाई करेंगे, तो हम मेथड कब करेंगे, एग्जाम के दौरान करेंगे। लेकिन हम पढ़ते वक्त क्या करेंगे, हम पढ़ते वक्त हर एक ऑप्शंस को, हर एक चीज को अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान पूर्वक उसको देखेंगे, अगर हमें उससे कोई न्यू नॉलेज मिलती है उसको गेन करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन भाई लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो ये हम कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, ठीक। चलिए, विड्रॉल मेथड हम किस में देखेंगे, विड्रॉल मेथड क्या होता है, विड्रॉल मेथड वो होता है, ये एक नेचुरल मेथड में आता है, ठीक है। तो विड्रॉल मेथड के दौरान जो पेनिस होता है मेल का, जब उसको सीमेन बाहर निकालना होता है, तो वो क्या करता है, वो पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकाल लेता है, और जो सेमिनेशन है वो बाहर कर देता है, सीमेन जो है वो बाहर निकाल देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं निकालता है, तो इसको हम विड्रॉल मेथड कहते हैं। और इसी का ही दूसरा नाम है कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। क्या नाम है, कोइटस इंटरप्टस, ठीक। चलिए, और वेनरेबल डिसीज यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है हमारी, सिफिलिस। बहुत सारी डिसीज होती हैं भाई, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ठीक है, ठीक है, ये सब डिसीज होती है, एड्स है, ये सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, ठीक है, जो कि सेक्स के वजह से फैलती हैं, ठीक। चलिए, तो मिला लीजिए, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ठीक है, और सी का फर्स्ट, हाँ ठीक है, और डी का थर्ड। और आपको तब भी, जैसे मान के चलो आपने एक मैच किया और आपको डाउट हो रहा है, शायद गलत भी हो सकता है भाई, डाउट तो कभी भी आ सकता है, ठीक है, तो आप दूसरा मैच करा लीजिए जो आपको अच्छा आता हो, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी चैप्टर। तो हमारी सेकंड यूनिट क्या कह रही है, सेकंड यूनिट हमारी जेनेटिक्स, भाई मेंडल साहब, ठीक। इवोल्यूशन हम देखेंगे इसमें बहुत अच्छे से। तो हम चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके चैप्टर की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, भाई वेरिएशन कैसे आते हैं,
हम एक दूसरे से कैसे अलग दिखाई देते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? कभी सोचा है दिमाग में कि हम लोग मतलब अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो वो भी देखते हैं हम। इसमें इनहेरिटेंस देखते हैं भाई, इनहेरिटेंस ये किस तरीके से हमारे अंदर हमारी अरे भाई इस तरीके से तो मेरी मम्मी करती थी और ये मैं भी करती हूँ, ऐसा क्यों? तो ये किस वजह से इनहेरिट होती है, मतलब मम्मी से वो करेक्टर मेरे में आ गया है करेक्टर। तो ये इस तरीके से कैसे किस तरीके से हमारा इनहेरिटेंस होता है करेक्टर्स का, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके क्या रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो वंशागति एंड विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात भाई मेंडल जी का बहुत योगदान है इसमें। तो मेंडल्स की लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? मेंडल्स की लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो हम जानते हैं क्या होता है। एक करेक्टर कहता है चल मुझे मेरा शो करने दे, तेरा नहीं करूंगा। तो एक करेक्टर क्या होता है, पूरा डोमिनेंट शो करता है। वो दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं होने देता, खुद ही एक्सप्रेस हो जाता है। भाई मैं एक्सप्रेस होऊंगा, तुझे नहीं होने दूंगा। वही वाली बात है कि छोटे को दबाया जाता है। जो बड़े बच्चे होते हैं वो, जैसे घर में दो हैं भाई बहन, एक छोटा एक बड़ा है, तो बड़ा क्या करता है, उसकी ही चलती है। तो वैसे ही इसमें है कि भाई डोमिनेंट वाले की चलेगी और रिसेसिव वाले की नहीं चलेगी, डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम देखेंगे भाई, किस तरीके से एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग होता है, वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टेस्ट क्रॉस देखेंगे, बैक क्रॉस देखेंगे, ठीक है। और डेविएशन फ्रॉम द मेंडलिज, और हाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी देखेंगे, ठीक है। लिखा नहीं है शायद, पता नहीं, यार लिखा तो है ये। चलिए, तो डेविएशन फ्रॉम द मेंडलिज्म। अब मेंडल के लॉ उन्होंने दिए, इतने सारे काम किया, लेकिन देखो नेचर है, नेचर में बहुत यूनिक चीजें मिलेंगी। तो मेंडल का लॉ हर किसी पे तो वैलिड नहीं होगा, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पे मेंडल का लॉ वैलिड नहीं होता है। तो देखते हैं हम। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भाई डोमिनेंस नहीं हो रहा। को डोमिनेंस भाई वही वाला जो है ना हमारा 4 o'clock प्लांट जो है, उसमें एक लाल होता है और एक सफेद होता है फूल। जब दोनों क्रॉस करते हैं तो पिंक फ्लावर आते हैं। तो भाई तो ये क्या है, हमारा को डोमिनेंस है, ठीक है। सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। को डोमिनेंस तो हमारा ब्लड ग्रुप वाला हो गया ना। चलिए, मल्टीपल एलिलिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड। मल्टीपल एलिल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड देखिए, ब्लड ग्रुप का कैसे इनहेरिटेंस होता है। एक देखो आई ए जीन होता है, आई बी जीन होता है, आई जीन होता है, ठीक है। अगर ये दोनों होते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, सिर्फ आई ए और ये होता है स्मॉल आई, तो ए ब्लड ग्रुप होता है। सिर्फ आई बी और स्मॉल आई होता है तो हमारा बी ब्लड ग्रुप होता है। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे भाई, वो कैसे इनहेरिट होता है। अगर हमारे मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ये है तो हमारे क्या चांस रहेंगे ब्लड ग्रुप होने के। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स देखेंगे भाई, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अगर हम 2 जीन्स को देखें तो वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखिए भाई, इनहेरिटेंस तो हो रहा है, मेंडल जी ने बोला था कि फैक्टर के थ्रू हो रहा है इनहेरिटेंस। अब वही बात, फैक्टर क्या है, वो फैक्टर हमारी सेल में कहाँ है, तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक। लिंकेज देखेंगे, रिकॉम्बिनेशन देखेंगे। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन यानी कि एक जीन दूसरे जीन से कितना ज्यादा लिंक है वो देखेंगे, कितना पास में है। रिकॉम्बिनेंट देखेंगे भाई, उससे कितने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं, ठीक है, वो सब चीजें देखेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखेंगे, प्लियोट्रॉपी देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस देखेंगे, ठीक है। वर्ड्स में देखेंगे, हनी बीज में देखेंगे। हनी बी तो बहुत बढ़िया केस है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूटेशन देखेंगे हम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे, पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे, फैमिली ट्री जो होता है तो वो सब चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखेंगे भाई, आप कुछ डिसऑर्डर हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हुआ वही, ठीक है। हीमोफीलिया हो गया भाई, रक्त का थक्का जम नहीं रहा है, ठीक है। जैसे चोट लगी तो खून बहता ही जा रहा है, वो देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया देखेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया देखेंगे, ठीक है। और थैलेसीमिया वगैरह, ये सारे डिसऑर्डर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आगे वो सब देखेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखेंगे भाई, क्रोमोसोम के नंबर की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब देखेंगे। चलो, जैसे कि एन्यूप्लॉइडी हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गया, क्या बोलते हैं उसे, डाउन सिंड्रोम हो गया, बहुत ज्यादा फेमस डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई, इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन आफ्टर जनरेशन ऑफ मेंडेलियन। देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। अब देखो इसको क्या है, हम क्या करेंगे, पहले रीजन छुपाएंगे, हमको नहीं देखना रीजन।
हम पहले असर्शन पढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले असर्शन पढ़ेंगे। हाँ भाई पढ़ लिया, खुद से सोचेंगे कि भाई इसका रीजन क्या हो सकता है। हाँ भाई हमने सोच लिया कि हाँ रीजन ये हो सकता है। अब अगर वो वाली बात इसमें लिखी हुई तो यानी कि असर्शन और रीजन करेक्ट है और वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई और ही बात हुई जो आपने सोचा, उसके अलावा कोई और बात हुई, तो यानी कि वो गलत होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन, अब ये नहीं कि आपने सोचा ही गलत हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलिए तो हम देखते हैं, इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन क्रॉस द ट्रेट सीन इन द पॉलीजेनी आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। देखो ये हमने टी लिया स्मॉल टी, सॉरी ये हमने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस कराया, हमको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको क्रॉस कराया इसी से ही, तो हमें क्या मिले, 3 मिले। कौन कौन से, 4 मिले, सॉरी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये हमारी F1 जनरेशन है, ये हमारी F2 जनरेशन। ठीक, चलिए तो ये हमारी F2 है, वो F1 जनरेशन है। इनने बोला है F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन क्रॉस ट्रेट्स इन द प्रोजेनी आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो F2 जनरेशन में जो बच्चे मिले उनके जो हमारी ट्रेट्स हैं वो क्या बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे हैं। तो देखो हाँ भाई कैपिटल टी आ रहा है, ये तो बिल्कुल पेरेंट की तरह है। स्मॉल टी आ रहा है, ये भी पेरेंट की तरह है। तो ये वाली बात तो सही हुई ना। देखो लिखा है ना F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन क्रॉस, मेंडल के संकरण की F2 पीढ़ी में संतति में दिखाई देने वाले लक्षण जो है वो बिल्कुल जनकों की तरह है, पेरेंट्स की तरह है। तो हाँ भाई पेरेंट्स की तरह है, सारे नहीं है लेकिन कुछ तो है ना, बात तो सही है। चलो इन्हें लिखा थोड़ी है कि ऑल होंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। आप देखते हो इसका रीजन सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे खुद से सोचेंगे, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब मिले हुए नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं नींबू पानी बनाते तो नींबू और पानी मिल जाता, उसके बाद में हम नींबू पानी को अलग नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे मिल जाना, यानी कि ब्लेंडिंग हो जाना। ठीक है, मिल जाना, मिश्रण बन जाना। ठीक है, तो क्या अगर कैपिटल टी स्मॉल टी बाद में अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नहीं मिले हैं, इन दोनों की ब्लेंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम इसको अलग कर पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा रेत और पानी जैसा केस, क्योंकि हम रेत को भी अलग कर सकते, पानी को भी। ठीक है, दोनों मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमने रीजन सोच लिया। तो प्रोजेनी ऑफ द F2 जनरेशन, अरे The progeny of F2 generation in a Mendelian cross shows no blending। हाँ भाई progeny of F2 generation की जो प्रोजेनी है वो ये जो प्रोजेनी आई है वो ये शो कर रही है कि इसमें ब्लेंडिंग नहीं हुई होगी। कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो अलग हुए हैं वो इस वजह से अलग हुए हैं क्योंकि वो पहले मिले हुए नहीं होंगे। तो बात तो सही है भाई, बात तो सही है। तो दोनों क्या है हमारे, जो हमने सोचा भाई वो भी पूरी बात पूरा एक्सप्लेन करें, तो रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट है और बोथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हमारी बीमारियों से आ गया, सिंड्रोम वगैरह से आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैंने पहले ही बोल दिया था, जो हमको 100% पता हो उसको चेक करेंगे सबसे पहले। हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड डिसीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, हम जानते हैं। तो डी का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ बी और सी में दे रखा है। ठीक है, सॉरी दे रखा है सिर्फ बी सी और डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है हम जानते हैं भाई ट्राइसोमी हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं 21 जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, इस वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन वगैरह हो जाता है इसमें, मेंटली पगला जाते हैं। तो बी का थर्ड किस में, देखो बी का थर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमें मिल गया। देखो दो हमने याद किए, 2 हमें याद थे, तो उससे हमें हमारा आंसर मिल गया। चलिए लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य क्या है, हर एक चीज को अच्छे से केयरफुली देखना। ठीक है, चलो टर्नर सिंड्रोम क्या है हमारा, टर्नर सिंड्रोम है मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल में हो जाती है, जिस वजह से उनमें मर्दाना कैरेक्टर्स आने लगते हैं। ठीक है, और उनकी ओवरी भी मैच्योर नहीं होती, मैच्योर हो जाती है। ठीक, अब फिनाइल कीटोन्यूरिया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। तो इन सारे डिसीज को हम
अच्छे से क्लियर कराएंगे आपको, ठीक है, और बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो हमारा ए का सेकेंड ठीक है, बी थर्ड ठीक है, सी फोर्थ ठीक है, और डी वन ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर देखते हैं। चलिए, तो हमारा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने देख लिया, हमने इनहेरिटेंस देख लिया, वैसे ऊपर ऊपर से हमने देख लिया उसको, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो इनहेरिटेंस हम देख रहे थे ऐसे, मतलब ऊपर से बाहर से देख रहे थे भाई किस तरीके से, कैसे ट्रेट्स एक दूसरे से आते हैं, कैसे रिस्पॉन्स आता है, वो सब हमने देख ली। इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारे करेक्टर्स हैं वो मॉलिक्यूलर बेसिस में हम देखेंगे भाई, मॉलिक्यूलर बेसिस पे इनहेरिटेंस कैसे होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। हम जानते हैं भाई डीएनए होता है, अब तो भाई पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन हम जानते हैं कि डीएनए से होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग, अब वो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसा है वो देखेंगे, वो कैसे पैक होता है, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए हमारी एक सेल के अंदर कैसे आ जाएगा, तो उसकी पैकिंग देखेंगे अच्छे से। सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल देखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड हार्शिक चेस एक्सपेरिमेंट देखेंगे भाई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे इसमें, तो हम देखेंगे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अब पहले के लोग, हम तो जानते हैं भाई हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है, लेकिन पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे। अब जब पहले के लोग कुछ नहीं जानते थे तो उन्होंने सर्च किया होगा, तभी तो पता चला होगा। तो कैसे सर्च किया था, किस तरीके से उनको सक्सेस मिली, किस तरीके से उनको सक्सेस नहीं मिली, कहाँ उन्होंने गलत सोचा, कहाँ सही सोचा, तो वो सब चीजें हम देखेंगे इसमें। और प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखेंगे। अब भाई जेनेटिक मटेरियल हमने खोज लिया, अब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सब भी तो देखने रहेंगे। चलो, रेप्लिकेशन देखेंगे भाई, वो किस तरीके से एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, जिससे कि हमारा सेल डिवीजन होता है। हाँ, एक सेल से दो सेल बनती है, क्यों बनती है एक सेल से दो सेल, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल वो भी तो डबल होता है भाई, एक सेल से दो सेल बनानी है, अब डीएनए एक ही है तो उसको भी तो डबल करना रहेगा ना, तो वो कैसे होता है वो सब हम देखेंगे इसमें। और ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे भाई, हमारा जो जो हमारा डीएनए से आरएनए बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इतने सारे आरएनए भाई वो कैसे बन रहे हैं, तो वो सब हम चीजें इसमें देखेंगे। चलिए, आरएनए वर्ल्ड टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस, और सबसे पहले जो बना था जेनेटिक मटेरियल वो सिर्फ आरएनए था, और वो क्यों था वो भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन भाई कैसे हो रहा है, कैसे किस तरीके से हमारा आरएनए बन रहा है। हाँ, जेनेटिक कोड्स एंड म्यूटेशंस देखेंगे। अब हमारे फिर बाद में आरएनए से हमारा क्या बोलते हैं प्रोटीन कैसे बना, ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, प्रोटीन वगैरह कैसे बनता है, ठीक। चलिए, और जो हम जेनेटिक कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, म्यूटेशन पढ़ेंगे। म्यूटेशन भाई कुछ देखो, हम इंसान है, हमसे गलती होती है, हमारी सेल है बेचारी, उससे भी गलती होती है, तो किस तरीके से म्यूटेशन होते हैं, ठीक है। टीआरएनए कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्रांसलेशन प्रोटीन कैसे बनता है, जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, प्रोटीन बना लिया, अब जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है वो सब हम देखेंगे। लैकोपिरोन देखेंगे, बहुत ज्यादा बढ़िया लैकोपिरोन। ह्यूमन जीनोम देखेंगे, लैकोपिरोन यानी कि हमारा जो क्या बोलते हैं लैकोपिरोन देखेंगे हम उसको, इसमें कैसे जीन का एक्सप्रेशन होता है, रेगुलेशन होता है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे, हमारे अंदर जो जीनोम है, जीनोम क्या होता है हमारा हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ, ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। चलिए, प्रोजेक्ट्स देखेंगे भाई, इसमें जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हुआ, उसके क्या गोल्स थे, उसके क्या फीचर्स थे भाई, वही वो क्यों हमारे उसका हम जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसका गोल क्या था, उसके साइलेंट फीचर्स क्या थे, एप्लीकेशंस क्या थी भाई, वो क्यों जरूरत है, हम क्यों कर रहे थे, कोई फायदा होगा तभी ना कर रहे होंगे हम, ठीक है, हम लोग लालची। चलो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे। आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे हम पता करेंगे भाई चोर क्या था, मतलब चोर कौन था, ठीक है। हम इससे पता करेंगे कि ये पिताजी मतलब वो है, मतलब बच्चे का देखेंगे कि ये पिताजी का बच्चा ये है या नहीं है, वो उससे भी हम पता करेंगे, ठीक। पॉलीमॉर्फिज्म एंड बीएनटीआरस, ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए, इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से हमारी लैकोपिरोन से ये क्वेश्चन आया है, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। चलिए, आई जीन जो होता है लैकोपिरोन में इतने सारे जीन होते हैं, आई जीन, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, ठीक है। तो ये सब क्या कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, तो देखिए आई जीन जो होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन होता है। क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन। आई जीन क्या करता है, जब लैक्टोज आसपास प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज आसपास प्रेजेंट नहीं है, तो आई जीन जो होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, वो क्या कर देता है, इन सब के एक्सप्रेशन को रोक देता है, इन सब का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, इन सब का
ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता। अब जेड जीन क्या होता है, जेड जीन जो होता है हमारा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ठीक। वाई जीन जो होता है वो परमिएज बनाता है, और डी ए जीन जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। लैकोपेरोन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत बढ़िया से डायग्राम बना के पढ़ेंगे। तो हमारा ए का सेकेंड, ए का थर्ड, सॉरी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए दो पता कर रहे हैं, हमें सारा आंसर ही मिल जा रहा है सारा। चलिए, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए, मतलब डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, ये भी पीवाईक्यू है एक, ठीक है, क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके क्या टॉपिक है, उसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। हम देखेंगे भाई जो लाइफ जो हम अभी जी रहे हैं, जो हम लाइफ जी रहे हैं, इतने सारे हम देख रहे हैं भाई, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, इतने सब कुछ है, तो वो सब कैसे आए। कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे। डार्विन्स ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उन्होंने कहा था कि ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए डार्विन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह देखेंगे, एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। भाई अब देखो कोई बात कह रहे हो, साइंटिस्ट कोई बात कह रहा है तो बिना एविडेंस के नहीं कहता, वो एविडेंस देता है, वो प्रूफ करता है, वो चीज़ों को प्रूफ करता है, तभी वो कहता है, और हम तभी उसकी बातें समझते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो इसने क्या क्या एविडेंसेस दिए थे इवोल्यूशन के लिए, एम्ब्रियोलॉजी थी, पैलियोंटोलॉजी थी, और क्या बोलते हैं हम, कंपैरेटिव एनाटॉमी को कंपेयर करके बताया कि हाँ भाई ये इसका एंसेस्टर हो सकता है, ये उसका हो सकता है, क्योंकि उसने कंपेयर किया एनाटॉमी को। फिर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखेंगे, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स देखेंगे, इसमें इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन देखेंगे, इसमें हम मौत के बारे में पढ़ते हैं ना, बिस्टन बिचुलेरिया, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे। भाई नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचर क्या सेलेक्ट करती है, नेचर बढ़िया से बढ़िया सेलेक्ट करती है, जो सर्वाइव कर सकता है उसको सेलेक्ट करती है, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया था, इन्होंने क्या इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन दी थी, ठीक है। इसमें जो हमारा ये होता है, ठीक है, जो हमारा रिसेसिव एलील होता है उसको हम क्यू मानते हैं, और हमारा डोमिनेंट एलील होता है उसको पी मानते हैं, वो पी मानते हैं, ठीक है। अफेक्टिंग फैक्टर्स देखेंगे, जीन का कैसे माइग्रेशन होता है, जीन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, जीन मतलब जीन किसके अंदर, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिक कैसे इधर उधर जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट देखेंगे, म्यूटेशंस देखेंगे भाई, रिकॉम्बिनेशन देखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स देखेंगे, भाई प्लांट कैसे इवॉल्व किया है हमारा, क्योंकि प्लांट्स भी तो कई टाइप के होते हैं, देखिए, ठीक है। वर्टिब्रेट्स होता है, थ्रू द वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स देखेंगे, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन देखेंगे, भाई हम लोग जो मैन है, मतलब जो हम लोग हैं ह्यूमन, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। फिर उनके बिहेवियर देखेंगे, भाई वो क्या करते थे, सबसे पहले आग कैसे जलाई, ठीक है, वो क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, उनका रहन सहन देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो पूछा जाता है, वो जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, एक हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक थ्योरी दी गई थी, एक थ्योरी ये दी गई थी, जो हमारे जो हम लोग जो डेवलप करते हैं ना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल हमारे एंसेस्टर के एडल्ट जैसा होता है, जैसे हमारे एडल्ट्स दिखाई देते थे ना, हमारे एंसेस्टर एडल्ट्स, मतलब वो जब बड़े हो गए थे, एडल्ट फेज में थे, तो उस दौरान जो हमारे एंसेस्टर दिखाई देते थे, वैसे वैसे हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप करके दिखाई देते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, लेकिन इसको डिसअप्रूव किया था हमारे कार्ल अर्नेस्ट वोन वियर ने। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है, स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ही थोड़ी बहुत सिमिलर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आगे। चलिए लिस्ट 1 लिस्ट 2, चलिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। देखो विंग्स हैं, दोनों के विंग्स हैं, दोनों सेम काम करेंगे, लेकिन दिखने में अलग अलग है, ओरिजिन अलग है इनका, तो ये किस टाइप के होंगे, एनालोगस ऑर्गन होंगे, एनालोगस ऑर्गन, ठीक। तो बी का फोर्थ किस में है, बी का फोर्थ सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, देखिए एक से आ गया। हाँ चलिए
इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म यानी कि वही जो अभी मैंने बताया था, मोथ होता है, एक लाइट कलर का होता है, एक डार्क कलर का होता है, तो वो ठीक। फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड बैट्स, होमोलोगस ऑर्गन में क्या होते हैं, फोर लिम्स जो होते हैं वो इनका ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं ना। बैट क्या करती है, उड़ती है, और ये जो हमारा हॉर्स है भाई वो दौड़ता है। हम चलिए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या होते हैं, या हमने पढ़े हैं एडैप्टिव रेडिएशंस के अंदर, तो मिला लीजिए हमारा आंसर बी ही आएगा। चलिए, तो हमारी थर्ड यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मतलब जो बायोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलो, माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जो हमारे ह्यूमन कल्याण, हमारे जो हमारे कल्याण के लिए, जो हमारे फायदे के लिए हैं, ऐसे माइक्रोब्स कौन से, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फायदे नुकसान कैसे हैं माइक्रोब्स का हमारी लाइफ स्टाइल में, तो वो सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे भाई उससे क्या नुकसान है, ह्यूमन हेल्थ क्या होती है, हम किस तरीके से सोशली और मेंटली सही हैं या नहीं सही हैं, तो वो हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ। ये नहीं कि भाई, ये नहीं कि हम भाई देखने में अच्छे खास हैं, हट्टे खट्टे हैं, वो कहते नहीं हट्टे खट्टे तो लग रहे हो, सही तो हो तुम, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेंटली भी वो सही होना चाहिए, तभी हम उसको हेल्थी बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द हेल्थ। कॉमन डिसीज हम देखेंगे भाई, हमको क्या हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, कॉमन कोल्ड होता है, मलेरिया हो रहा है, क्या बोलते हैं, अमीबियासिस होता है, एस्केरियोसिस होता है, ये सब देखेंगे हम भाई, ये किससे फैलते हैं। ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये हमारे अंदर ये कर रहा है, कॉमन कोल्ड कर रहा है, मलेरिया कर रहा है, टाइफाइड कर रहा है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस और रिंगवॉर्म्स, ये सब पढ़ेंगे। इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, भाई हमको जो इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी जो हमको मिली है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर से एक्वायर कर रहे हैं, वो सब पढ़ेंगे हम इसमें। चलिए, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन पढ़ेंगे भाई, जो हम जाते हैं वैक्सीन करवाते हैं, भाई हमको ये हो गया, हम इसकी वैक्सीन लगा दो। हाँ, इम्यूनाइजेशन, इस सब के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे भाई, ये हम क्यों करवाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डेड या फिर इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि जो मुझे रोग हो रहा है, जैसे कोरोना हो रहा है, तो कोरोना को हम इनएक्टिव फॉर्म में अपने बॉडी में डालते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसके खिलाफ, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एंटीबॉडीज क्या होती है, अब देखो एंटीबॉडीज ने उसको मार दिया, मारने के बाद में क्या हुआ, वो एंटीबॉडीज बहुत चालाक होती है, हमारी बॉडी बहुत चालाक है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो एंटीबॉडीज के अंदर मेमोरी रख लेती है, अगर ये अगली बार आया तो हम इसको मार डालेंगे, अगली बार इसको घुसने देंगे, इसको कुछ करने ही नहीं देंगे, इसको मार देंगे। तो क्या होता है, जैसे कि मान के चलो अब अगली बार हमको सच में कोरोना हो गया, तो क्या होगा, हमारी जो एंटीबॉडीज बनी है वो उसको पहले ही मार देंगी, क्योंकि उसके पास तो मेमोरी है भाई, मुझे इसको इस तरीके से मारना है तभी ये मरेगा। ठीक है, पहले क्या था, शुरुआत में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो वो पहले थोड़ा टाइम लेती है उसको मारने के लिए। ठीक है, तो हमने पहले से ही मरा हुआ डाल दिया उसमें कोरोना वायरस, तो क्या होगा, वो टाइम लेगी, फिर उसको मार देंगे। अब मरा हुआ है तो हमको तो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडीज को तो लगेगा कि ये नुकसान कर सकती है, तो वो उसके खिलाफ मारेगी उसको। ठीक है, उसके खिलाफ साजिश रचेगी, उसके खिलाफ हथियार तैयार करेगी। ठीक है, अब उसने उसको मार दिया, अब सच में हमारे अंदर कोरोना वायरस आया तो वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज, उसको तो याद है भाई मैंने इसको हथियार से मारा तो ये मर गया था, अब वो उसको खुद ही मार देगी। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्सीनेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा मैंने बता दिया, लेकिन डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। एलर्जीज के बारे में हम देखें भाई, किसी को किसी चीज से एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे। ऑटो इम्यूनिटी पढ़ेंगे भाई, हमारे अंदर की जो मैंने अभी बताया था ऑटो इम्यूनिटी, वही थी। इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमंस के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, वो किस तरीके से वर्क करता है, वो सब देखेंगे हम। एड्स के बारे में पढ़ेंगे भाई, बहुत खतरनाक बीमारी एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। कैंसर पढ़ेंगे हम, ड्रग पढ़ेंगे, अल्कोहल एब्यूसिस पढ़ेंगे, एडोलिसेंस पढ़ेंगे, एडिक्शन पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग पढ़ेंगे भाई, ड्रग्स, बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, ड्रग्स लेते हैं, उसका हम इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, और फिर हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इन सबके कंट्रोल और प्रिवेंशन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। ये सारे बैरियर्स हैं जो हमारी बॉडी रेडी करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, और ये हमारे इंटरफेरोन्स, नेचुरल किलर सेल्स, टीयर्स फ्रॉम आई स्किन। चलिए, फिजिकल बैरियर कौन सा होगा,
ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं इन सभी बैरियर्स के। तो फिजिकल बैरियर होगा हमारा स्किन, सेलुलर बैरियर यानी कि सेल जो है वो हेल्प कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, तो कौन सी सेल होगी, नेचुरल किलर सेल, सिंपल। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि कोई केमिकल होगा, अब केमिकल जैसे कि हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, वो भी तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, तो ये भी हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल है। और टीयर्स ऑफ आइज, आंखों के अंदर जो हमारी आंसू होते हैं बहुत मोटे मोटे, वो जो होते हैं वो भी रोकते हैं, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरोन्स, साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, वायरस ने किसी सेल को अफेक्ट किया, अब वो सेल क्या करेगी, अब वो चाहती है कि भाई हमारे पड़ोसी जो सेल है उसको कुछ ना हो बेचारी को, हम तो मर ही मर रहे हैं लेकिन वो उसको ना लेके मरे, हाँ, तो वो क्या करती है, वो कुछ कुछ इंटरफेरोन्स, ये जो इंटरफेरोन्स होते हैं उनको सीक्रेट करती है। अब पड़ोस वाली सेल कह रही है अरे भाई ये इंटरफेरेंस काहे आ रहा है, ये काहे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई तुम्हारे पास की जो सेल है ना उसको वायरस ने अफेक्ट कर लिया है, तो इस वजह से आ रहा है। तो उससे क्या पता, पड़ोसी वाली सेल जो होती है उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई वायरस है आसपास, हमको अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरफेरोन्स हमारे लिए बहुत बढ़िया आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा आंसर क्या है, कहाँ आ गया, तो ए का फोर्थ सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड, फाइलेरिसिस। चलिए ये कैसे कैसे होते हैं। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक, इसकी पूरी लाइफ साइकिल हम अच्छे से पढ़ेंगे। निमोनिया किससे होता है, निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। टाइफाइड होता है हमारे सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से होता है। फाइलेरिसिस जो होता है विचेरिया वैनक्रॉफ्टी से होता है। तो हमारा ए का फोर्थ सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर बी में। देखिए कितना सिंपल है, मैथ्स द फॉलोइंग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। चलो आई होप आपको भी अच्छे लगेंगे। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो आप देखो हमने पढ़ लिया, पहले ही देख लिया कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितने नुकसान थे, हम इसमें पढ़ेंगे भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितने फायदे हैं, ठीक है। तो नुकसान और फायदा भाई दोनों पढ़ने चाहिए, किसी को भी हम जज इस बात से नहीं कर सकते ना कि नुकसान देख के नहीं कर सकते, इसको फायदे भी देखने पड़ेंगे ना। चलो माइक्रोब्स इन ह्यूमन होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या रोल निभाते हैं। माइक्रोब जो होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बेवरेज, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम। देखो दही बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, हाँ लैक्टोबैसिलस जानते हैं, तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आता है हमारा दही, ठीक है। तो दही भी हमको देता है, हमको इथेनॉल प्रोवाइड करता है, हमको ब्रेड बनाने में हेल्प करता है, ईस्ट जानते हैं आपको, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दही भाई, उसका भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो तुम दवाइयाँ खाते हो बचने के लिए, ठीक है, तो वही एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मीथेन कैसे बनती है उसका प्रोडक्शन देखेंगे। सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, गंदे नाले का पानी जो होता है उसको साफ कैसे किया जाता है, नदी में फिर कैसे डालते हैं, उसके साफ करने के प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो वो हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स। अब देखो इतने सारे इंसेक्ट्स होते हैं, हमारी फसल है, ठीक है, फसल प्लांट्स है हमारे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट से बहुत मतलब इंसेक्ट क्या करते हैं, उनको खराब कर देते हैं हमारी फसलों को। तो हम क्या करते हैं, कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं अपने जो खेती है उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बायो कंट्रोल एजेंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज करते हैं, बीटी कॉटन कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें, बीटी ब्रिंजल, ये सब चीजें जो आ रही है, बैसिलस थ्रिनजिनेसिस जो है उसके से, तो हम वो उसमें देखेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स देखेंगे, जैव उर्वरक, ठीक है। चलिए राइजोबियम वगैरह सब देखेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनास्कस पर्प्यूरियस, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, एस्परजिलस निग्रम, और ये हमको ऑप्शन दे रखा है। चलो तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, ठीक। मोनास्कस पर्प्यूरियस जो होता है और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो है वो हमारी इथेनॉल बनाती है, और जो एस्परजिलस निग्रम जो है वो सिट्रिक एसिड बनाता है। मोनास्कस पर्प्यूरियस हमारा स्टेटिन्स बनाता है, ठीक है, ठीक। ये क्या होता है, ये एक हमारा
इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ देर के लिए सप्रेस कर देता है, उसको रोक देता है, भाई अभी कुछ मत करना, अभी कुछ मत करना, अभी किसी को मत मारना, ठीक है, अभी किसी को नहीं मारना है। तो ये कब होता है? ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान होता है। मतलब मान के चलो कुछ भी हमें ऑर्गन चाहिए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमें ऑर्गन ट्रांसफर करना है। तो देखो अब दूसरे की बॉडी है, दूसरे की सेल है, उसकी मतलब दूसरे की बॉडी का जो ऑर्गन है उसकी अलग सेल है और हमारी अलग सेल है। तो हमारी सेल क्या करेगी, हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करेंगी, भाई ये कौन सी सेल है, ये तो मैं नई नई देख रहा हूँ, कहीं इससे खतरा तो नहीं है मुझे। तो वो उस पर क्या करते हैं, अटैक कर देती है। तो उसको रोक देता है, अरे भाई रुक जा, अटैक मत करो। तो ये किससे होता है, ये होता है हमारे से साइक्लोस्पोरिन ए से, ठीक है। तो ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। अब आता है हमारा स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या करता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और हमारे इथेनॉल तो आप जानते ही हैं, और सिट्रिक एसिड बनाने में इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है। तो हमारा ए का फोर्थ सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो करेक्ट हमारा गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स, कोई भी एक्स, आपकी एक्स नहीं, कोई भी एक्स है इसमें पर्सन, हैड द परचेज द फ्रूट जूस, उन्हें एक फ्रूट जूस का बोतल परचेज किया, खरीदा मार्केट से, भाई खरीदा, हाँ भाई मार्केट से तो खरीदेगा। इट्स पजल्स टू सी दैट इज कंप्लीटली क्लियर इट इज ड्यू टू, उसके अंदर से हम अभी जैसे मान के चलिए हम किसी शॉप में जाएं, मतलब किसी से बोले, मतलब उनको बोलेंगे जो फ्रूट्स वगैरह जूस बेचते हैं उनको बोलेंगे कि भाई भाई जूस निकाल दीजिए, जूस वगैरह दे दीजिए। तो हमें क्या मिलता है कि भाई उसमें रेशे वगैरह होते हैं, रेशे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर कहें कि भाई मांझा की बोतल दे दो, तो उसमें तो रेशे नहीं दिखाई देते, वो भी तो मैंगो जूस है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि उसमें हम कुछ एंजाइम्स यूज करते हैं जो उसके रेशे जो फाइबर जो होते हैं उसको क्या कर देता है, उसको हटा देता है, डिग्रेड कर देता है। तो वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट हमारी फोर्थ यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है भाई, मुझे तो मेरा फेवरेट है ये। चलिए तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आज जो हम बीटी कॉटन वगैरह देख रहे हैं तो वो इसी की हेल्प से है। बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह, बहुत सी चीजें हैं इससे। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस हम देखेंगे भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल सिद्धांत है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट, हम भाई किस किस टूल्स का यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखेंगे भाई, क्लोनिंग वेक्टर्स देखेंगे भाई किस तरीके से वेक्टर्स देखेंगे, कॉम्पोनेंट होस्ट देखेंगे भाई, होस्ट को किस तरीके से कॉम्पोनेंट बनाए कि उसके अंदर हमारा वो जो हमने बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो अंदर जा पाए, ठीक है। तो उसको किस काबिल बनाएंगे होस्ट को कि भाई तू भी तो इस काबिल होना चाहिए, तेरे अंदर आए, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इतनी मेहनत से बनाया है। चलो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखेंगे, आइसोलेशन देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से बाहर निकालेंगे हम, पीसीआर देखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे हम क्या करते हैं, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं भाई, क्योंकि हमारा अब ये तो है नहीं कि तुम खुद एक डीएनए लेके बैठे हो, उसका तुम्हें जीन निकालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अब एक डीएनए बैठोगे तो छोटा हमको दिख भी नहीं रहा है, क्या पता खो हो जाए, तो हमको बहुत सारे डीएनए की जरूरत है। तो इसलिए हम पीसीआर करते हैं, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट के अंदर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हमको चाहिए, तो उसको होस्ट के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं। बायोरिएक्टर्स देखेंगे भाई, जैसे हमको खिचड़ी बनानी है, हमको कुकर की जरूरत है, तो वैसे ही भाई हमको इतने सारे काम करने हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बर्तन की जरूरत है, तो बड़े बड़े बर्तन की जरूरत है, तो उसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस देखेंगे भाई, जैसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस यानी कि हमारा बन गया भाई, हमारा वो बन गया जो हम चाहते थे, ठीक है, हमारा ई कुलाई के अंदर, मान लीजिए ई कुलाई के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, उस वो प्रोटीन बना रहा है, अच्छा खासा प्रोटीन बना रहा है जो हमको चाहिए था प्रोटीन, ठीक। अब वो प्रोटीन तो बन गया, अब उसको तुम डायरेक्ट प्रोटीन कर ले भाई, प्रोटीन खा ले, तुमको बेचना है तो उसके लिए तुमको क्या करना है, उसके बाद भी प्रोसेस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसमें खूब सारे क्या बोलते हैं उसको, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने रहेंगे, पैकेजिंग करनी रहेगी, बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो हम इसके देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये हमको डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ से कट गया है, ठीक है। इसमें देखो ये जो है ये प्राइमर ऐड हो चुके हैं, अब ये बताना कि ये पीसीआर के कौन सा
स्टेप है। पीसीआर के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा स्टेप्स है? पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनिलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है वो अलग होता है। एनिलिंग में क्या होता है, प्राइमर ऐड होते हैं, प्राइमर ऐड होते हैं, प्राइमर ऐड होते हैं और फर्दर वो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, एक डीएनए से फिर हमारा 2 डीएनए बन गया। ठीक, प्राइमर ऐड होते हैं इसमें। और तीसरे में क्या होता है, एक्सटेंशन, यानी कि इसमें दूसरा डीएनए बनता है। ठीक है, एक्सटेंशन में। तो ये हमारा क्या हुआ, डीनेचुरेशन, एनिलिंग यानी कि प्राइमर ऐड हुए, एनिलिंग, और फिर बाद में डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बन गया, तो वो हमारा एक्सटेंशन हुआ। तो ये कौन सा है, देखो प्राइमरी ऐड हुए हैं, अभी दूसरा स्ट्रैंड नहीं बना है। जब दूसरा स्ट्रैंड नहीं बना है तो ये कौन सा होगा हमारा प्रोसेस, प्राइमरी तो ऐड हुआ है, तो वो होगा हमारा एनिलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कोहेन एंड बोयर क्रिएटेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही वो हैं जिन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, कोहेन एंड बोयर ने। तो उन्होंने जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, प्लाज्मिड का जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, तो उन्होंने किसके प्लाज्मिड का यूज किया था, किसके प्लाज्मिड का उन्होंने यूज किया था? थर्मस एक्वाटिकस, एस्चेरिचिया कोलाई, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम या फिर हमारा बेसिलस थ्रिंजिनेसिस। तो उन्होंने किसका यूज किया था, उन्होंने फर्स्ट प्लाज्मिड यूज किया था, ठीक है, सोलेनम सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, इसका प्लाज्मिड निकाला। इसका प्लाज्मिड निकालने के बाद में इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला उसमें से। ठीक, फिर उसके बाद में उन्होंने इसको वेक्टर की हेल्प से एस्चेरिचिया कोलाई में डाल दिया था। ठीक, तो उन्होंने ये किया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी तो आपने देख लिया भाई, उसका प्रिंसिपल देख लिया, प्रोसेस देख लिया, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की जाती है, तो वो सब हमने देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे भाई, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इतना हम क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं इसमें। तो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बीटी कॉटन बना रहे हैं हम, बीटी ब्रिंजल बना रहे हैं, ये सब चीज़ें बना रहे हैं। टिश्यू कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम कुछ अच्छे अच्छे कैरेक्टर चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, वो अच्छे अच्छे कैरेक्टर, जैसे कि मान के चलिए 2 प्लांट है, 2 प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में क्या है, ग्रोथ अच्छी होती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है, मतलब ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्रूट भी बढ़िया बढ़िया देता है, और ये नहीं देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से वो वाला जीन निकाल लेंगे जो इस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अच्छी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अच्छे फल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो जीन निकाल करके हम इस खराब वाले में डाल देंगे। जब डाल देंगे तो ये क्या हो गया, अब ये भी क्या करने लगेगा, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा, बहुत अच्छे से फल देने लगेगा। ठीक, तो इसको ऑर्गेनिज्म को हम फिर क्या बोलने लगेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फिर हम बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। भाई मेडिसिन में हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहे हैं, हम इंसुलिन बना रहे हैं, इंसुलिन ह्यूम्यूलिन बना रहे हैं, ठीक है, जीन थेरेपीज कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं, भाई चूहा बना रहे हैं, हम शीप बना रहे हैं, काव बना रहे हैं। ठीक है, काव क्यों बना रहे हैं भाई, वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, इथिकल इश्यूज देखेंगे, बायो पायरेसी देखेंगे, बायो पेटेंट्स देखेंगे। ठीक है, पेटेंट देखेंगे और बायो पायरेसी देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, प्रो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ। प्रो इंसुलिन क्या होता है, देखो प्रो इंसुलिन में एक ए चेन होती है, एक बी चेन होती है, और दोनों चेन्स क्या होती है, सी चेन से जुड़ी हुई होती है, सी चेन से जुड़ी हुई होती है प्रो इंसुलिन में। अब ये इंसुलिन क्या होता है, एक्टिव जब होता है तो सी चेन अलग कर देते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्टिव इंसुलिन है, एक्टिव इंसुलिन, ये हमारा एक्टिव इंसुलिन है। ठीक है, सी चेन अलग हो जाती है तब, ठीक है, सी चेन हमारी जब अलग हो जाती है तो हमारा एक्टिव इंसुलिन बन जाता है, और ये हमारा प्रो इंसुलिन है। तो प्रो इंसुलिन में क्या क्या होता है, हमारी पेप्टाइड ए होती है, पेप्टाइड बी होती है, पेप्टाइड सी होती है। ठीक है, तो ए सी डी हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमसे क्या पूछा है, कोई भी गलती नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर देखेंगे और पता करेंगे क्या करना है, हमें करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट। तो इसने कहा है कि इनकरेक्ट बताना है, तो हम देखते हैं इनकरेक्ट। चलो, इन बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन्स एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन।
अब भाई बैक्टीरिया के अंदर कोई सा भी टॉक्सिन है, बैक्टीरिया ही हमारा प्यारा सा, इसके अंदर कोई प्रोटॉक्सिन है, वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा। भाई अगर ये प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव नहीं होता, एक्टिव होता तो ये बैक्टीरिया को तो खुद ही मार देता, तो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, तो ये वाली बात सही है। ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, अब ये इन द गट द टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू द इट्स एक्टिव फॉर्म। देखो देखो इसमें क्या होता है, हमारे इंसेक्ट ने खा लिया वो प्लांट, देखो ये बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजिनेसिस हमारा बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो हमारा प्रोटॉक्सिन है वो इनएक्टिव है, तो इस वजह से वो मर नहीं रहा है। अब इसमें से हम वो वाला जीन निकालें, क्राई जीन निकालें, जो कि ये प्रोटीन बना रहा है, जो कि ये हमारा टॉक्सिक प्रोटीन बना रहा है, उस जीन को हम निकाल लेंगे। जीन को निकालने के बाद हमने प्लांट में इंसर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, मतलब उसके अंदर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसका यूज करके हमने उसकी प्लांट के अंदर डाल दिया। अब उस प्लांट को अगर किसी इंसेक्ट ने खाया, तो इंसेक्ट में खा लिया उसने, इंसेक्ट ने खा लिया, तो इंसेक्ट ने जब खा लिया तो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स जो होंगे, ये वाले टॉक्सिन जो होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। कैसे एक्टिव होंगे? विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन पीएच इन द गट। जब उसने इंसेक्ट ने खाया तो उसकी गट में जो पीएच था एल्कलाइन था, और पीएच एल्कलाइन होने की वजह से जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन पड़ा हुआ था वो एल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो गया। और जब ये एक्टिव हो गया तो एक्टिव होने के बाद क्या करेगा भाई, वो मार देगा उसको, इंसेक्ट को। तो उसने क्या कर दिया, मार दिया। तो जो टॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यही हुआ था, एक्टिव हो गया तभी तो मार दिया उसने। टॉक्सिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अगर एक्टिव होगा तो वो बैक्टीरिया को मार नहीं देगा, तो ये वाली बात गलत है। The inactive toxin binds to the surface of midgut and causes the swelling and एक मिनट, due to the alkaline pH the toxin is converted into the inactive toxins bind। देखो इसने लिखा है इनएक्टिव टॉक्सिन, इनएक्टिव टॉक्सिन ही मिडगट की सरफेस में बाइंड करेगा और स्वेलिंग और लाइसिस कर देगा, यानी कि इंसेक्ट को मार देगा। नहीं, एक्टिव टॉक्सिन होगा तभी मार पाएगा। और एक्टिव किस वजह से होगा? एल्कलाइन पीएच ऑफ मिड गट ऑफ हमारा इंसेक्ट, ठीक है। तो ये वाली बात भी गलत है। अगर इसने लिखा होता है एक्टिव तो ये वाली बात सही होती। तो हमारा सी और डी ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलो 5th यूनिट, हमारी लास्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो हमारा फर्स्ट है चैप्टर इसका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मस्त चैप्टर है, इसके अंदर लॉजिस्टिक ग्रोथ का पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पढ़ेंगे, तो बहुत मस्त है, ठीक है। चलो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बर्थ एंड डेथ रेट, मतलब पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो हमारी बर्थ हो रही है, डेथ हो रही है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एज पिरामिड्स देखेंगे भाई। एज पिरामिड्स मतलब क्या होता है? एज की, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, ये मैं लिख देती हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो रिप्रोडक्शन अभी नहीं कर सकती, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो वाली, ठीक है, वो वाली पॉपुलेशन। रिप्रोडक्टिव यानी कि जो क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के, बच्चे पैदा करने के, पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो वो इसमें आएगी पॉपुलेशन, ठीक है। पोस्ट रिप्रोडक्शन यानी कि जो ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जो अब रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें कैपेसिटी नहीं है या बच्चे नहीं करते, तो वो वाली पॉपुलेशन क्या आएगी, इसमें आएगी। तो एज पिरामिड ऐसे बनता है हमारा। आप क्या होता है एज पिरामिड में, हम ये भी देखेंगे कि इसमें हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम होगी या स्टेबल रहेगी, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कैसे, किस तरीके से। इसमें क्या होता है, इसमें हमको ग्राफ दे दिए जाएंगे, ग्राफ दे करके हमें पहचानना होगा कि ये भाई ये ग्राफ क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी या पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। चलो अब हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ हम क्या पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है भाई, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी, किस कंडीशंस में होगी, वो हम पढ़ेंगे, उसका ग्राफ कैसा होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ में कैसा होगा ग्राफ, उसकी कंडीशंस कैसी होंगी, ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए
लाइफ हिस्ट्री, वेरिएशन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस हम देखेंगे भाई, एक पॉपुलेशन दूसरी स्पीशीज से, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज किस तरीके से इंट्रैक्ट कर रही है, उनके बीच में कंपटीशन है, प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है या फिर एमेंसलिज्म है, भाई वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इन सबको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि म्यूचुअलिज्म हमारा लाइकेंस हो गया, ठीक है, एमेंसलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, ठीक। एमेंसलिज्म में जैसे कि हमारी क्या बोलते हैं, वो हमारा पेनिसिलियम नोटेटम हो गया ना, तो वो क्या करती है, वो बेचारे बैक्टीरिया को मार देती है, बेचारे बैक्टीरिया कुछ करता ही नहीं है, वो ऐसा केमिकल सिक्रीट करती है, पेनिसिलिन। पैरासिटिज्म हम देखेंगे, कॉम्पिटिशन देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, हमको लिस्ट को मैच कराना है। तो सी एनीमोन एंड द क्लाउन फिश किसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश हमारा एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। टाइगर एंड डियर हमारा एग्जाम्पल है प्रिडेशन का, ठीक है। फ्लैमिंगो एंड रेजिडेंट फिश इन साउथ, और माइकोराइजा जो है हमारा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। तो डी का फिफ्थ ऑप्शन नंबर 1 में ही है केवल। और जो हमारा ये फ्लैमिंगो एंड रेजिडेंट फिश इन साउथ अमेरिका लेक सी कंपटीशन का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे, कुछ नहीं है, हमें भाई मतलब पहचानना है कि किसमें किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है या दोनों को नुकसान हो रहा है, तो वो चीजें देखनी है। और क्या देखना है हमें, इसमें एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेने तो इजीली हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का एक क्वेश्चन दे रखा है, जहां पे dn/dt इज इक्वल टू आर एन ब्रैकेट k माइनस एन डिवाइडेड बाई k। तो इसमें पूछा गया आर क्या रेफर कर रहा है, आर है क्या चीज भाई, कौन हो तुम आर, तो ये पूछा गया है हमसे। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इक्वेशन में तो आर जो होता है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है, और आर जो होता है v माइनस डी के इक्वल होता है। हाँ चलिए, और ये जो उसमें दिखाया गया है हमारा एंड जो दिखाया गया है वो पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई गई, कितनी पॉपुलेशन है एट द टाइम टी, इस टाइम में हमारी कितनी पॉपुलेशन है वो दिखाई गई, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और जो के हमको दे रखा है, के हमारा कैरिंग कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी जैसे नाम से पता चल रहा है कैरी करने की कितनी कैपेसिटी है। इस अब देखो जैसे कि मान के लो ये रूम है, इस रूम में हम कितने ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रह सकते हैं, मतलब खड़े हो सकते हैं 15-20, ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो कैपेसिटी क्या हुई इसकी 15-20 रहने की। तो वैसे ही हमारा एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारा मैक्सिमम कितने रुक सकते हैं, कितने पॉपुलेशन रह सकती है, तो उसको हम बोलते हैं ऐसा इन्वायरमेंट। मैं फिर से बताती हूँ, ऐसा इन्वायरमेंट किसी भी इन्वायरमेंट में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन रुक सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, रह सकती है, खा पी सकती है अच्छे से, तो वो हमारी नंबर क्या होगी, वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है, कितनी कैपेसिटी उस एनवायरनमेंट की पॉपुलेशन को रखने की। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी देखेंगे भाई, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशंस देखेंगे, हाँ भाई कैसे डिकम्पोजर्स, जैसे हम मर जाता तो हमको कैसे किस तरीके से हमारी जो लाश होती है उसको किस तरीके से डिकम्पोजर्स खाते हैं भाई, किस तरीके से डेट्राइटस फूड चेन चलती है, तो वो हम देखेंगे। एनर्जी फ्लो देखेंगे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में, क्या बोलते हैं उसको, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, इन सब में किस तरीके से एनर्जी जाती है, किस तरीके से हमारे फूड चेन चलती है, फूड वेब हम देखेंगे भाई। इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी देखेंगे कि एक एनर्जी, वो जो एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में किस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे, पिरामिड्स पढ़ेंगे सबके। हाँ चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर टाइम एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड, मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मास होता है पर्टिकुलर टाइम पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। चलिए, और हाँ क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज क्विकर,
डिकम्पोजिशन से पूछा गया है, डिकम्पोजिशन के रेट, यानी कि डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो ठीक है, रेट ज्यादा होती, क्विकर यानी कि ज्यादा होती, इफ डेट्राइटस यानी कि वो जिस पर डिकम्पोजर उसको खा रहे होते, उसको उस पर काम कर रहे होते, उसको खा रहे होते, उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, वो हमारा डेट्राइटस होता है। जैसे कि मान के चलो एक पत्ता गिरा, उस पत्ते को क्या हुआ, वो सड़ रहा है, गल रहा है, उसको डिकम्पोजर खा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, उसको बिल्कुल डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वो जो पत्ता होगा जिस पर डिकम्पोजर्स डिकम्पोजिशन कर रहे हैं जिसका, तो उसको हम बोलेंगे डेट्राइटस। ठीक है, तो डेट्राइटस अगर नाइट्रोजन एंड शुगर में रिच होगा, अगर डेट्राइटस के पास नाइट्रोजन और शुगर ज्यादा मात्रा में हुई तो हमारा डिकम्पोजिशन बहुत अच्छे से होगा, स्मूथली होगा, बहुत क्विकर होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, हम डिकम्पोजिशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। हाँ भाई, डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लो। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होगा जब डेट्राइटस के पास काइटिन और लिग्निन होगा। भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है काइटिन लिग्निन, तो इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी उसकी रेट। तो ये वाली बात भी सही है। इसने बोला है कि डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा जब नाइट्रोजन और शुगर होगा। नहीं भाई, अभी तो पढ़े हैं, नाइट्रोजन और शुगर जब डेट्राइटस में होगा तो हमारा डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। तो ये वाली बात हमारी गलत हुई। तो इसने पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो ए बी सी, और ए बी सी हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हमारा लास्ट चैप्टर, कंजर्वेशन। चलिए, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, पैटर्न्स हम देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, कॉजेस देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस। भाई बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे ऑर्गेनिज्म इतने डिफरेंट टाइप्स के हैं, इतनी ज्यादा डाइवर्स हैं, ठीक है, अलग अलग हैं स्पीशीज, तो ये सब क्या हुई हमारी, इस सब को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, कितनी ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, भाई इतने सारे जो जीव हैं हमारे मर क्यों रहे हैं, ठीक है, वो सब हम देखेंगे, जिसको हम संरक्षित करते हैं ना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करेंगे, कंजर्व करेंगे। ठीक है, अप्रोचेस देखेंगे उसमें, मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखेंगे, भाई किस किस मेथड से हम कर सकते हैं, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू यानी कि नेचुरल हैबिटेट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसी में ही उसको कंजर्व कर लें, भाई उसी को ही हम उसमें सुरक्षित कर दें उसी को। लेकिन अब दूसरा है एक्सीटू। एक्सीटू में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनिज्म को हम उठाएंगे, किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, तो ये हमारा एक्सीटू हुआ। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ये सभी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन के अप्रोच क्या है, कौन सा हमारा इन सीटू कंजर्वेशन है। अब जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ये तो नहीं होगा। इन सीटू का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया कि नेचुरल हैबिटेट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां रह रहा है, उसी में हम उसको सुरक्षा प्रदान कर दें, तो ये हमारा इन सीटू में आएगा। लेकिन जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है भाई, जूलॉजिकल पार्क्स में हम उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा करके हम किसी सुरक्षित जगह पर लाते हैं, पार्क में लाते हैं उसको, और वहां पे उसकी देखरेख करते हैं, तो ये तो एक्सीटू हो गया। बॉटिकल गार्डन्स भी एक्सीटू हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी हमारा एक्सीटू हो गया। इंस्टीट्यू क्या हुआ हमारा, सेक्रेट ग्रुप्स। अब मैम सेक्रेट ग्रुप्स क्या होता है, सेक्रेट ग्रुप्स जैसे मान के चलिए कोई प्लांट है, जैसे कोई भी प्लांट हो, तो उसके जो आसपास के लोग उसको नहीं तोड़ रहे हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, उसकी मतलब उसका ध्यान रख रहे हो। तो जैसे कि मान के चलिए कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे तुलसी माता हो गई, तो उनकी पूजा की जाती है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, तो वो क्या हुई, तो उस टाइप जो आसपास के लोग उनको सुरक्षित रखें खुद से ही, तो वो आते हैं सेक्रेट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द एनिमल्स दैट रिसेंटली बिकेम एक्सटिंक्ट एक्सेप्ट। कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है, नहीं उसने पूछा है एक्सेप्ट, भाई इन सब बातों को ध्यान देना, मार्क कर लेना। ठीक है, तो उसने पूछा है कि कौन सा अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन सा नहीं हुआ है, डूडो विलुप्त हो गया है, कुआगा विलुप्त हो गया है, थाइलेसीन विलुप्त हो गया, लेकिन ये जो हमारा क्लेरियस है, क्लेरियस गैरिपिनियस, ये हमारा नहीं हुआ है। तो देखिए हमने सारे चैप्टर्स को, सारे सिलेबस को, सारे क्वेश्चन पेपर्स को, मतलब सारे क्वेश्चन के पैटर्न्स को हमने अच्छे से जान लिया है। तो हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं आपसे
कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज जो है हमारे यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 2 है। बताते हैं आपको, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 बहुत ज्यादा वेटेज रखती हैं, ठीक है। और 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं हर एक यूनिट से, ठीक है। उससे सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट से 7-8 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आती है उससे कम थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट से, ठीक है। फिर कौन से रहते हैं, फिर हमारा लास्ट यूनिट रहता है, हाँ नहीं, पहले हमारा रहता है रिप्रोडक्शन यूनिट और साथ ही साथ में हमारा जेनेटिक्स वाला यूनिट, ठीक है। वो सबसे ज्यादा हाई वेटेज गेन करते हैं। और फिर आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट, ठीक। फिर आती है हमारी डिसीज वाली यूनिट और फिर लास्ट में आता है हमारा ये। इनसे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं लास्ट यूनिट जो है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए बाय बाय।